आज का हमारा विषय है भारतीय न्यायपालिका, अ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी, जो बहुत पावरफुल है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की बनावट, उनकी शक्तियों और सबसे जरूरी जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर एक गहरी नजर डालते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन सोर्सेज की मदद से सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि भारत का जुडिशियल सिस्टम काम कैसे करता है, बल्कि हम उस कहानी को भी जानेंगे कि ये इतना शक्तिशाली बना कैसे। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी एक निरंतर चलने वाले टकराव की है। टकराव। हाँ, टकराव किस किस के बीच? न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस और लोकतंत्र में जवाबदेही यानी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के बीच। अच्छा। जजों को कौन चुनेगा? वो जिन्हें जनता चुनती है यानी सरकार, या वो जो कानून की व्याख्या करते हैं यानी खुद जज? आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आजादी के बाद इसकी स्थापना कैसे हुई? सोर्सेस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रिवी काउंसिल को रिप्लेस किया। ओके। इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई और इसे शुरू से ही गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के संरक्षक का दर्जा दिया गया। तो इस गार्डियन इंस्टीट्यूशन में कितने लोग होते हैं? क्या यह संख्या हमेशा से इतनी ही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो सिर्फ एक चीफ जस्टिस और 7 और जज थे। बस 8? हाँ, यानी कुल 8। लेकिन संविधान ने ये शक्ति संसद को दी कि वो जजों की संख्या बढ़ा सकती है। और उन्होंने बढ़ाई? हाँ, समय के साथ ऐसा हुआ भी। आज की तारीख में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य जजों की स्वीकृत संख्या है, यानी कुल 34। और इन 34 जजों को चुना कैसे जाता है? क्वालिफिकेशंस क्या हैं? मुझे पता है कि आर्टिकल 124 में इसका जिक्र है। हाँ, आर्टिकल 124 के अनुसार हर जज को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। 3 शर्तें? हाँ, या तो वो कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट के जज रहे हों, ओके, या कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट के वकील रहे हों, राइट, या फिर प्रेसिडेंट की नज़र में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट यानी एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाली बात मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगी है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी जज या वकील नहीं रहा, वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। थियोरेटिकली बिल्कुल बन सकता है। ये प्रावधान इसलिए रखा गया था ताकि कानून के महान विद्वानों और लीगल अकेडमिया से जुड़े लोगों के लिए भी देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खुला रहे। पर क्या ऐसा हुआ है कभी? नहीं, आज तक इस कैटेगरी से किसी की नियुक्ति हुई नहीं है। और यहीं पे एक सवाल उठता है, क्या हाईकोर्ट का जज बनने के लिए भी ऐसी ही कोई कैटेगरी है? नहीं, और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा। हाईकोर्ट का जज बनने के लिए आपको या तो 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस में होना चाहिए या 10 साल तक किसी हाईकोर्ट का वकील। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का रास्ता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है। तो ये शायद ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट से एक अलग, ज्यादा व्यापक नजरिए की उम्मीद की जाती है। हाँ, एक एकेडमिक नजरिए की। और एक बार नियुक्त होने के बाद इन जजों का कार्यकाल 65 साल की उम्र तक होता है, लेकिन इन्हें हटाना वो तो लगभग नामुमकिन है। हाँ, बिल्कुल। सोर्सेज में प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर हटाने की प्रक्रिया का जिक्र है। हाँ, और वो प्रक्रिया इतनी सख्त है कि उसे इम्पीचमेंट नहीं बल्कि रिमूवल कहते हैं। रिमूवल? हाँ, उसे शुरू करने के लिए लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। फिर एक जांच कमेटी बनती है। और अगर आरोप सही पाए गए तब भी संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास होना जरूरी है। स्पेशल मेजॉरिटी यानी कुल सदस्यों का बहुमत और मौजूद सदस्यों का 2/3 बहुमत। बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत मुश्किल है। क्या कभी ऐसा हुआ है? आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। अच्छा। हाँ, जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ कार्यवाही शुरू हुई थी, लेकिन वो संसद में जरूरी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। तो ऐसे ये साफ है कि जजों को कार्यकाल की पूरी सुरक्षा दी गई है ताकि वो बिना किसी डर के फैसले ले सकें। एग्जैक्टली। तो कार्यकाल सुरक्षित है, लेकिन उस पद पर पहुंचेगा कौन, ये सवाल तो बना ही रहता है। और यहीं से हमारी कहानी के सबसे विवादास्पद हिस्से की शुरुआत होती है, द कोलिजियम सिस्टम। हाँ, एक ऐसी व्यवस्था जिसका जिक्र संविधान में कहीं नहीं है। तो ये आई कहां से? What's fascinating here is ये व्यवस्था किसी कानून या संवैधानिक संशोधन से नहीं, बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बनी है। अच्छा। हाँ, ये जजेस केसेस के नाम से मशहूर है और ये असल में
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संघर्ष की कहानी सुनाते हैं। तो पहला पड़ाव था 1982 फर्स्ट जजेस केस। हाँ, एसपी गुप्ता केस। उस दौर में यानी 70s और 80s में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच काफी तनाव था। सरकार पर जजों की नियुक्ति में दखल देने के आरोप लग रहे थे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति में सरकार की चलेगी, यानी सीजेआई की सलाह। सिर्फ एक सलाह है, कंसल्टेशन है। प्रेसिडेंट के लिए उसे मानना बाध्यकारी नहीं है। उस वक्त एग्जीक्यूटिव का पलड़ा भारी रहा। लेकिन फिर सिर्फ एक दशक बाद 1993 में सब कुछ पलट गया। सेकंड जजेस केस, ऐसा क्या बदल गया? ये सिर्फ एक कानूनी व्याख्या का बदलाव नहीं था, ये न्यायपालिका का अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा। अदालत को ये महसूस हो रहा था कि राजनीतिक दखलंदाजी न्यायपालिका की आत्मा को खत्म कर देगी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही 11 साल पुराना फैसला पलट दिया। और क्या कहा? कहा कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ सलाह नहीं बल्कि कॉन्करेंस यानी सहमति है। और यहीं से कोलिजियम सिस्टम का जन्म हुआ। बिल्कुल। इसी फैसले से कोलिजियम सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठ जज शामिल थे। और उनकी सलाह प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होगी, यानी नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका के हाथ से निकलकर न्यायपालिका के हाथ में आ गई। तो सेकंड जजेस केस में कोलिजियम बन गया था। फिर सिर्फ 5 साल बाद 1998 में थर्ड जजेस केस की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। क्या पहले वाले सिस्टम में कोई कमी रह गई थी? थर्ड जजेस केस असल में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, मतलब सरकार ने ही कुछ चीजों पर स्पष्टता मांगी थी। ओके। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम को और मजबूत और बड़ा कर दिया। हाँ, इसे CGI+2 से बढ़ाकर CGI+4 सीनियर मोस्ट जजेस की बॉडी बना दिया गया। अच्छा। मकसद ये था कि CGI अकेले ही फैसला न लें, बल्कि ये एक ज्यादा संस्थागत प्रक्रिया बने। तो अब ये एक 5 मेंबर बॉडी है जिसकी सलाह सरकार पर बाध्यकारी है। यानी जजों ने ही फैसलों के जरिए जजों को नियुक्त करने की पूरी व्यवस्था बना ली। जाहिर है सरकार को ये पसंद नहीं आया होगा और फिर हुई NJAC की एंट्री। बिल्कुल। 2014 में संसद ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी NJAC एक्ट बनाया। ये नियुक्तियों की प्रक्रिया में सरकार को वापस लाने की कोशिश थी। हाँ, सरकार और सिविल सोसाइटी दोनों को। इस NJAC में कौन कौन शामिल था? इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज, देश के कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति यानी एमिनेंट पर्सन्स शामिल थे। सुनने में तो ये एक संतुलित व्यवस्था लगती है। हाँ, लगती तो है, लेकिन फिर आया 2015 का 4th जजेस केस और सुप्रीम कोर्ट ने इस 99th संवैधानिक संशोधन को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया और NJAC को रद्द कर दिया। न्यायपालिका उसे खारिज कर देती है। क्या ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? ये एक बहुत बड़ा और जायज सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का तर्क बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन पर आधारित था। बेसिक स्ट्रक्चर? हाँ, कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और NJAC में कानून मंत्री और सरकार द्वारा चुने गए सदस्यों की मौजूदगी इस स्वतंत्रता के लिए सीधा खतरा है। उनके मुताबिक इससे राजनीतिक दखल का दरवाजा खुल जाता। एग्जैक्टली। और इस फैसले के साथ ही पुराना कोलिजियम सिस्टम फिर से पूरी तरह बहाल हो गया, जो आज तक चल रहा है। तो ये पूरी लड़ाई दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी स्वतंत्रता को लेकर कितना सजग है। बिल्कुल। चलिए अब उन शक्तियों पर नजर डालते हैं जिन्हें वो इतनी मजबूती से बचा रहा है। हाँ, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जैसा आर्टिकल 129 में कहा गया है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके सारे फैसले और कार्यवाहियां हमेशा के लिए रिकॉर्ड पर रखी जाती हैं और उनकी कानूनी मिसाल बनती हैं, जो देश की सभी निचली अदालतों को माननी पड़ती हैं। हाँ, और इसी के साथ जुड़ी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ति, यानी अदालत की अवमानना के लिए किसी को भी सजा देने का अधिकार। फिर आती है अंपायर वाली शक्ति। बिल्कुल। आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ये केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विवादों में एक अंपायर की तरह काम करता है। और ये मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं। हाँ, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। और एक शक्ति है जो इसे न्याय का अंतिम द्वार बनाती है। वो है आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल लीव टू अपील। ये एक असाधारण शक्ति है।
इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सुनने की इजाजत दे सकता है, सिवाय मिलिट्री कोर्ट्स के। तो ये न्याय का आखिरी दरवाजा है। हाँ, जो तब भी खुल सकता है जब अपील का कोई और रास्ता ना बचा हो। लेकिन इन सब में सबसे अनोखी एक ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति है, आर्टिकल 142 की पूर्ण न्याय करने की शक्ति है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दुनिया की सबसे शक्तिशाली अदालतों में से एक बनाती है। अच्छा। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी आदेश दे सकता है जो किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय करने के लिए जरूरी हो, भले ही उसके लिए कोई कानून ना हो। हाँ, भले ही उस स्थिति के लिए कोई मौजूदा कानून ना हो। और हमने इसका इस्तेमाल हाल के कई मामलों में देखा भी है, जैसे पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर, बिल्कुल, या जब सरकार कोई कदम उठाने में देरी कर रही हो। लेकिन इस पर यह भी तो आरोप लगता है कि ये न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा देता है। ये बहस हमेशा चलती है कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कहाँ तक जायज है। ये शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को चुनौती देता है, लेकिन कई बार ये अन्याय को रोकने का एकमात्र जरिया भी साबित हुआ है। तो ये तो हुई देश की सर्वोच्च अदालत की बातें, लेकिन भारत का न्यायतंत्र तो राज्यों में भी उतना ही मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो सब पर लागू होते हैं, लेकिन आम नागरिक का पहला वास्ता तो हाई कोर्ट से ही पड़ता है। बिल्कुल, हाई कोर्ट्स राज्यों की सबसे बड़ी अदालतें हैं। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में एक छोटा सा फर्क है। क्या? हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन इसमें कोलिजियम की सलाह के अलावा उस राज्य के गवर्नर और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सलाह ली जाती है। और रिटायरमेंट की उम्र भी अलग है? हाँ, 62 है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 65। और हाई कोर्ट्स की एक शक्ति तो ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स की रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के जुरिस्डिक्शन से ज्यादा वाइड है। ज्यादा वाइड? ये कैसे हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के हनन पर ही रिट्स जारी कर सकता है। राइट। जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट्स जारी कर सकता है। किसी भी अन्य उद्देश्य? फॉर एनी अदर पर्पस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का कोई सामान्य कानूनी अधिकार भी छीना जाता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो सीधे हाई कोर्ट जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं। बिल्कुल। ये तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ कहता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये व्यवस्था हमारे संघीय ढांचे को मजबूत करती है। ये न्याय की पहली पहुंच राज्य स्तर पर ज्यादा मजबूत और सुलभ बनाती है। हर लड़ाई के लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। सही कहा। सोर्सेज में ये भी बताया गया है कि एक ही हाई कोर्ट कई राज्यों के लिए भी हो सकता है। हाँ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये संभव हुआ। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट 4 राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए है। अच्छा, और बॉम्बे हाई कोर्ट भी है? हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए है। ये प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है। तो आज हमने भारतीय न्यायपालिका की कहानी को समझा। ये सिर्फ आर्टिकल्स और प्रक्रियाओं की सूची नहीं है, नहीं, बल्कि ये अपनी स्वतंत्रता को स्थापित करने और उसे बचाने के एक निरंतर संघर्ष की गाथा है, जैसा हमने जजेस केस और एनजेसी विवाद में देखा। बिल्कुल, ये चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन का एक जटिल जाल है। और इस जाल के केंद्र में हमेशा वो बहस रहती है कि न्यायपालिका अपनी अपार शक्तियों के साथ साथ अपनी जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करे। और यहीं पर हम अपने लिसनर के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ति है, उसका बनाया कानून पूरे देश पर बाध्यकारी है और वो संसद द्वारा पास किए गए संवैधानिक संशोधन को भी रद्द कर सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इतनी अपार शक्तियों के साथ भारतीय न्यायपालिका अपने जवाबदेही और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बीच संतुलन कैसे बनाती है? क्या कोलिजियम सिस्टम स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, या ये एक अपारदर्शी व्यवस्था है जिसे सुधार की जरूरत है?